हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। यह सत्र पूरी तरह से एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान के त्वरित संशोधन नोट्स पर आधारित है। तो हमारा उद्देश्य आज इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक पंक्ति और हर एक चित्र को बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह गहराई से समझना है। सही कहा, छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। मैं पीडीएफ में जो लिखा है उसे पहले शब्दशः पढ़ूंगी और फिर आप उसे आसान भाषा में समझाएंगे। जी, मैं बोर्ड परीक्षा स्तर के हिसाब से हर लाइन को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो नोट्स है उसका पहला पन्ना या टाइटल पेज मैं पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान त्वरित संशोधन नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी चैप्टर 13। शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब हम उच्च पादपों मतलब विकसित पौधों की बात करते हैं तो हम उन बड़े पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और शुरुआत में ही एक बहुत ही सुंदर विजुअल दिया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पत्ती की आंतरिक संरचना। अगर हम एक पत्ती को काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें कोशिकाओं की कई परतें दिखती हैं। चित्र में एक जूम इन दृश्य भी है जो सीधा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को दिखाता है, जहां सिक्कों के ढेर जैसी हरी संरचनाएं मौजूद हैं। अच्छा, तो असली काम यही होता है। खैर, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्या है? जी, सभी जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल। ये एक भौतिक रासायनिक यानी फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक यौगिक बनाने में होता है। महत्व: 1, ये पृथ्वी पर सभी खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। 2, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस परिभाषा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो भौतिक का मतलब है सूरज की रोशनी जो एक ऊर्जा है, और रासायनिक का मतलब है उस रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बनिक यौगिक यानी ग्लूकोज बनाना। जी, दुनिया का हर जीव इसी ऊर्जा पर निर्भर है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक हरी पत्ती कैसे काम करती है। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पत्ती बाहर से सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी अंदर ले रही है, और इसके बदले में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकाल रही है। प्रारंभिक प्रयोग 1, जोसेफ प्रीस्टले 1770 बेल जार प्रयोग। जलती मोमबत्ती और चूहा बंद जार में मर गए, लेकिन पुदीने का पौधा रखने पर जीवित रहे। निष्कर्ष: पौधे वायु की क्षति पूर्ति करते हैं। ये विज्ञान के इतिहास का बहुत रोमांचक प्रयोग है। प्रीस्ले ने साबित किया कि सांस लेने या मोमबत्ती जलने से हवा में जो खराबी आती है, पौधे उसे वापस शुद्ध कर देते हैं। और इसी स्लाइड में आगे लिखा है जॉन इंजनहाउस 1730 से 1799 सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, जलीय पौधे के साथ प्रयोग। जी, प्रयोग में तेज धूप में हरे भागों के पास बुलबुले बने जो ऑक्सीजन थे, अंधेरे में नहीं। इंजनहाउस ने प्रीस्ले के काम में रोशनी का महत्व जोड़ दिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्रीस्ले का बेल जार प्रयोग। पहले जार में मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहा बेहोश हो जाता है। लेकिन जब जार के अंदर एक पुदीने का पौधा रख दिया जाता है तो मोमबत्ती भी जलती है और चूहा भी जिंदा रहता है। नीचे चित्र में इंजनहाउस का प्रयोग भी है, जहां पानी वाले पौधे पर धूप पड़ने से उसके आसपास छोटे छोटे बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो ऑक्सीजन है। बहुत ही स्पष्ट है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। प्रारंभिक प्रयोग 2, जूलियस वॉन सैक्स 1854 पौधा वृद्धि करता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के रूप में क्लोरोप्लास्ट में संचित होता है। बिल्कुल। E.W. एंजलमैन प्रिज्म प्रयोग, बैक्टीरिया नीले और लाल प्रकाश क्षेत्रों में जमा हुए, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। जी। कॉर्नेलियस वैन नील बैंगनी और हरे सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग, सिद्ध किया ऑक्सीजन जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। और अंत में एक रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो वैन नील की ये खोज कि ऑक्सीजन पानी से आती है, ये एक बड़ी वैज्ञानिक क्रांति थी। एंजलमैन ने बताया कि ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा लाल और नीले प्रकाश में होती है
और सैक्स ने समझाया कि पौधे अतिरिक्त खाना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। जी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है तीनों प्रयोगों का दृश्य। पहले चित्र में एक क्लोरोप्लास्ट है जिसमें सफेद रंग के स्टार्च के कण जमा हैं। दूसरे चित्र में एक प्रिज्म से 7 रंग निकल रहे हैं और लाल व नीले रंग के पास सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हुए हैं। साफ दिख रहा है। और तीसरे चित्र में टेस्ट ट्यूब दिखाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे बैंगनी बैक्टीरिया H2S से सल्फर निकालते हैं, जो साबित करता है कि सामान्य पौधे पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। ये तो हुए सारे प्रयोग। अब स्लाइड 5 पर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? मैं पढ़ती हूँ। स्थान मध्योतक कोशिकाएं या मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल। झिल्ली तंत्र यानी ग्रेना, यहाँ प्रकाश अभिक्रिया होती है ATP और NADPH निर्माण। जी। पीठिका यानी स्ट्रोमा, यहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है CO2 का शर्करा में परिवर्तन। इसे हम एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। पत्ती के अंदर मध्योतक कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके 2 मुख्य विभाग हैं। पहला ग्रेना, जहां सूरज की रोशनी को पकड़कर ATP और NADPH की बैटरियां चार्ज की जाती हैं। इसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा विभाग? दूसरा विभाग है स्ट्रोमा, जो खाली तरल पदार्थ वाला हिस्सा है। यहाँ उन चार्ज्ड बैटरियों का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा बनाई जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक क्लोरोप्लास्ट का विस्तृत डायग्राम। जी। इसमें बाहरी और आंतरिक झिल्ली साफ दिख रही है। हरे रंग के सिक्कों के ढेर को ग्रेना कहा गया है। एक अकेले सिक्के को थाइलेकॉइड कहा गया है और आसपास के तरल हिस्से को पीठिका या स्ट्रोमा दर्शाया गया है। बेहतरीन। स्लाइड 6 पर वर्णकों की बात की गई है। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। प्रकाश संश्लेषण में शामिल वर्णक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल A चमकीला या नीला हरा, यह मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल B पीला हरा, ज़ैंथोफिल पीला, कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी। बिल्कुल। निष्कर्ष, क्लोरोफिल A का अवशोषण स्पेक्ट्रम और प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम मेल खाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि क्लोरोफिल A इस टीम का कप्तान है। बाकी जो वर्णक हैं वे सहायक खिलाड़ी हैं। वे अलग अलग रोशनी पकड़कर क्लोरोफिल A को सौंप देते हैं। जी। जो निष्कर्ष आपने पढ़ा उसका मतलब है कि जिस रंग की रोशनी को क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा सोखता है, उसी रंग में भोजन बनाने की गति सबसे तेज होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 ग्राफ। ऊपर वाला ग्राफ अवशोषण स्पेक्ट्रम है, जो बताता है कि कौन सा वर्णक किस रंग को सोख रहा है। इसमें नीले और लाल हिस्से में ऊंची चोटियां हैं। नीचे वाला ग्राफ क्रियात्मक स्पेक्ट्रम है, जो बिल्कुल ऊपर वाले क्लोरोफिल A के ग्राफ से मेल खाता है। यह साबित करता है कि क्लोरोफिल A ही मुख्य है। अब स्लाइड 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश अभिक्रिया और फोटो सिस्टम। इसमें प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण और ATP और NADPH का निर्माण शामिल है। जी। PS1 अभिक्रिया केंद्र P700, PS2 अभिक्रिया केंद्र P680। ये फोटो सिस्टम असल में उन वर्णकों के समूह हैं जो एंटीना की तरह काम करते हैं। PS1 700 नैनोमीटर वाली रोशनी पकड़ता है और PS2 680 नैनोमीटर वाली। अच्छा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक फोटो सिस्टम की कार्यप्रणाली। इसमें कई हरे रंग के गोल आकार के एंटीना अणु हैं जो धूप को पकड़कर बीच वाले मुख्य अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचाते हैं। वहां से ऊर्जा पाकर एक इलेक्ट्रॉन उछलकर ऊपर प्राथमिक ग्राही के पास चला जाता है। ये तो किसी स्प्रिंग बोर्ड की तरह लग रहा है। बिल्कुल। स्लाइड 8 इसी बारे में है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, द Z स्कीम। मैं बिंदु पढ़ती हूँ। PS2 पर फोटोन का गिरना, पानी का टूटना, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना प्राथमिक ग्राही तक। फिर नीचे ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए PS1 तक आना, जहां ATP निर्माण होता है। जी। फिर वहां से फिर ऊपर प्राथमिक ग्राही तक जाना और अंत में NADP+ का NADPH में बदलना। इसे Z स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जा के स्तर के ग्राफ पर ये अंग्रेजी के अक्षर Z जैसा दिखता है। इलेक्ट्रॉन PS2 से ऊर्जा पाकर उछलते हैं, फिर ETS ढलान से नीचे गिरते हैं जिससे ATP बनता है। फिर वे PS1 में पहुंचकर वापस उछलते हैं और NADPH की बैटरी चार्ज करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पूरा Z स्कीम। बाईं ओर ऊर्जा का स्तर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दर्शाया गया है। जी। नीचे से हरे रंग का PS2 प्रकाश ग्रहण कर रहा है, पानी टूटकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
फिर तीरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने, नीचे आने और फिर से ऊपर जाकर दाईं ओर NADPH बनाने का पूरा रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। जल का विघटन और फोटोफॉस्फोरिलेशन। जल का विघटन PS2 से जुड़ा है, थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर। समीकरण है 2H2O टूटकर 4H+ O2 और 4 इलेक्ट्रॉन देता है। जी। फिर नीचे चक्रीय और अचक्रीय की तुलना है। अचक्रीय PS1 और PS2 दोनों ATP और NADPH बनते हैं, O2 निकलता है। चक्रीय केवल PS1, केवल ATP बनता है, स्ट्रोमा लैमेले में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर उछल गए थे, उनकी खाली जगह भरने के लिए ही पानी को तोड़ा जाता है जी। और वहीं से ऑक्सीजन बाहर आती है जी। और कभी-कभी पौधे को सिर्फ ATP की ज्यादा जरूरत होती है, तब वो एक शॉर्टकट अपनाता है जहां इलेक्ट्रॉन केवल PS1 में ही गोल गोल घूमते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है चक्रीय प्रक्रिया का डायग्राम। इसमें देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलकर प्राथमिक ग्राही तक जाते हैं, फिर ETS से होते हुए वापस PS1 में ही लौट आते हैं। स्लाइड 10 पर एक बहुत ही तकनीकी सिद्धांत है, रसोप्रसरणी परिकल्पना, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बिल्कुल। ATP संश्लेषण प्रोटॉन प्रवणता टूटने से होता है। प्रोटॉन ल्यूमेन में जमा होते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन F0 F1 कण यानी ATP सिंथेज से स्ट्रोमा में जाते हैं, जिससे ऊर्जा से ATP बनता है। इसे हम पानी के बांध या डैम की तरह समझ सकते हैं। थाइलेकॉइड के अंदर की खाली जगह, जिसे ल्यूमन कहते हैं, वहां ढेर सारे प्रोटॉन जमा कर लिए जाते हैं। जब दबाव बन जाता है तो इन प्रोटॉन्स को एक खास मशीन, जिसे F0 और F1 कण कहते हैं, उससे बाहर निकाला जाता है। इस तेज बहाव की ऊर्जा से ATP बनता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है थाइलेकॉइड की झिल्ली। जी। अंदर की तरफ नीले रंग के बहुत सारे H+ जमा है। दाईं ओर एक मशीन जैसा आकार है, जिसे F0 और F1 नाम दिया गया है। जब H+ इससे होते हुए बाहर स्ट्रोमा की ओर जाते हैं तो ऊपर ADP और PI मिलकर ATP बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुई प्रकाश अभिक्रिया। स्लाइड 11 से अप्रकाशीय अभिक्रिया शुरू होती है, डार्क रिएक्शन। परिचय प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों यानी ATP और NADPH पर निर्भर करती है, स्ट्रोमा में होती है। जी। खोज मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव 14C का उपयोग किया। प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला अम्ल PGA C3 पथ। प्राथमिक ग्राही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला अणु 5 कार्बन शर्करा है RUBP। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि डार्क रिएक्शन रात में नहीं होती। इसे डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीधे सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें CO2 को पकड़कर शर्करा बनाई जाती है। CO2 को सबसे पहले पकड़ने वाला अणु RUBP होता है और पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला PGA बनता है, इसलिए इसे C3 पथ कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है डार्क रिएक्शन का एक बुनियादी चक्र। ऊपर से CO2 अंदर आ रही है, RUBP उसे ग्रहण कर रहा है, PGA बन रहा है और नीचे से शर्करा बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का उपयोग होता हुआ भी दिख रहा है। स्लाइड 12 में इसी केल्विन चक्र के 3 चरण दिए गए हैं। केल्विन चक्र C3 पाथवे, 1 कार्बोक्सिलेशन, 2 अपचयन, 3 पुनरुद्भवन। पहले चरण कार्बोक्सिलेशन में वातावरण की CO2 को RUBP के साथ जोड़ा जाता है। दूसरे चरण अपचयन में ऊर्जा खर्च करके असली शर्करा बनाई जाती है। जी। और तीसरे चरण पुनरुद्भवन में चक्र को लगातार चलाते रहने के लिए RUBP को वापस तैयार किया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है केल्विन चक्र का पूरा रास्ता। ऊपर RUBP को 5 गोलों से और CO2 को 1 गोले से दिखाया गया है। चक्र के दाईं ओर पहला चरण है, जिससे 3 PGA बनता है। नीचे दूसरा चरण है, जहां शर्करा बाहर निकल रही है, और बाईं ओर तीसरा चरण है, जहां फिर से ATP का इस्तेमाल करके RUBP तैयार किया जा रहा है। स्लाइड 13 में इसकी गणना है। केल्विन चक्र गणना शीट। एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए चक्र 6 बार घूमता है। बिल्कुल। इनपुट आउटपुट डेटा टेबल। अंदर 6 CO2, बाहर 1 ग्लूकोज। अंदर 18 ATP, बाहर 18 ADP। अंदर 12 NADPH, बाहर 12 NADP। नीचे लिखा है प्रत्येक CO2 अणु के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। ये प्रकृति का बहुत ही सटीक गणित है। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं।
ये चक्र एक बार में केवल एक CO2 अंदर लेता है, इसलिए ग्लूकोज बनाने के लिए इसे 6 बार घूमना पड़ता है। हर चक्कर में 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं, तो 6 चक्रों में कुल 18 ATP और 12 NADPH चाहिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक स्पष्ट तालिका जिसमें अंदर और बाहर का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। स्लाइड 14 हमें एक नए पथ के बारे में बताती है, C4 पथ, हैच एंड स्लैक पाथवे, शुष्क उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए जैसे मक्का, ज्वार। जी। पहला उत्पाद 4 कार्बन OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्रंज शरीर के संवहन बंडल के चारों ओर पूलाछत कोशिकाओं का छल्ला। गर्म और सूखे इलाकों के पौधों ने खुद को बचाने के लिए तरीका खोजा है। इनमें पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है। इनकी पत्तियों की बनावट को क्रंच एनाटॉमी कहते हैं, जिसका मतलब है छल्ला। अच्छा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है C3 और C4 पत्ती का अंतर। दाईं ओर C4 पत्ती के चित्र में बीच में एक नस है और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी पुलाछत कोशिकाओं का एक सुंदर छल्ला बना हुआ है। स्लाइड 15 में इसकी क्रियाविधि है, C4 पथ की क्रियाविधि। इसमें मध्योत्तक कोशिका से पूलाछत कोशिका तक परिवहन, डीकार्बोक्सिलेशन और पुनरुद्भवन शामिल है। जी। इसमें बाहर वाली मध्योत्तक कोशिकाएं CO2 पकड़कर उसे 4 कार्बन वाले अम्ल में बदलती हैं। फिर इसे अंदर सुरक्षित पूलाछद कोशिका में भेजा जाता है। वहां इसे तोड़कर CO2 निकाली जाती है, जो सुरक्षित तरीके से केल्विन चक्र में इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 बक्से जो 2 कोशिकाओं को दर्शाते हैं। जी। ऊपर मध्योतक कोशिका में C4 अम्ल बन रहा है। ये नीचे पुलाच्छत कोशिका में आता है, टूटकर CO2 देता है और बचा हुआ C3 अम्ल वापस ऊपर चला जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि स्लाइड 16 के अनुसार एक समस्या है। मैं पढ़ती हूँ, प्रकाश श्वसन एक वेस्टफुल प्रक्रिया। समस्या रुबिस्को एंजाइम CO2 और O2 दोनों से जुड़ सकता है। बिल्कुल। प्रक्रिया जब O2 ज्यादा होती है, रुबिस्को O2 से जुड़ता है। इसमें ना शर्करा बनती है ना ATP, उल्टे ATP खर्च होता है। C4 लाभ। C4 पौधों में ये नहीं होता क्योंकि वे रुबिस्को के पास CO2 की सांद्रता बढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी उत्पादकता ज्यादा है। रुबिस्को की यही कमजोरी है कि गर्मी में जब पौधे पानी बचाने के लिए छिद्र बंद करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है और रुबिस्को CO2 की जगह ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऊर्जा बर्बाद होती है। बिल्कुल। C4 पौधों ने इसी से बचने के लिए CO2 को अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है रुबिस्को की धुरी प्रकृति। बीच में रुबिस्को है, बाईं ओर वह CO2 से जुड़कर केल्विन साइकिल चला रहा है, दाईं ओर वह O2 से जुड़कर प्रकाश श्वसन कर रहा है, जो नुकसानदायक है। स्लाइड 17 में C3 और C4 पौधों में अंतर की एक पूरी टेबल है। मैं ऐसे लाइन दर लाइन पढ़ती हूँ। जी। विशेषता क्रांज शारीरिकी, C3 में अनुपस्थित, C4 में उपस्थित। प्राथमिक CO2 ग्राही, C3 में RUBP 5 कार्बन, C4 में PEP 3 कार्बन। प्रथम उत्पाद C3 में 3PGA, C4 में OAA, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, C3 में रुबिस्को, C4 में पेप्केज और रुबिस्को। बिल्कुल। प्रकाश श्वसन C3 में होता है, C4 में नगण्य। इष्टतम तापमान C3 का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, C4 का 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। यह तुलना बहुत स्पष्ट करती है कि C4 पौधे कितने उन्नत हैं। वे उच्च तापमान सह सकते हैं, ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और उनका पहला एंजाइम पेप्केज कभी ऑक्सीजन से धोखा नहीं खाता। परीक्षा की दृष्टि से ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अब स्लाइड 18 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ब्लैकमैन्स लॉ 1905। दर उस कारक द्वारा निर्धारित होगी जो अपने न्यूनतम मान के सबसे करीब है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कारखाने में सब कुछ है लेकिन टायर नहीं है तो कार नहीं बन सकती। वैसे ही पानी, धूप, CO2 और तापमान में से जो भी सबसे कम होगा वही गति तय करेगा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है दर बढ़ती है, लेकिन फिर यह स्थिर हो जाती है। मतलब अब प्रकाश नहीं, कोई और कारक कम पड़ गया है। स्लाइड 19 में इन्हीं कारकों का विस्तार है। कारक प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश कम तीव्रता पर रैखिक संबंध, 10% पूर्ण सूर्य के प्रकाश पर संतृप्ति। जंगलों को छोड़कर प्रकाश शायद ही सीमाकारी होता है। जी।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख सीमाकारी कारक। C3 पौधे 450 माइक्रोलीटर पर संतृप्ति। C4 पौधे 360 पर संतृप्ति। ग्रीनहाउस क्रॉप्स टमाटर और बेल मिर्च को CO2 भरपूर वातावरण में उगाते हैं। प्रकृति में धूप की कमी नहीं होती, पौधे धूप का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। असली रुकावट CO2 की कमी होती है, इसलिए किसान ग्रीन हाउस में CO2 बढ़ाकर उपज बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हरा सूरज जो प्रकाश का प्रतीक है, और नीचे एक ग्रीन हाउस का चित्र है जिसके अंदर टमाटर के पौधे लगे हैं और बाहर CO2 के अणु तैर रहे हैं। स्लाइड 20 पर आखिरी 2 कारक हैं, तापमान और जल। तापमान अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर है, इसलिए तापमान संवेदी है। C4 पौधों का इष्टतम तापमान C3 से अधिक होता है। जी। जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, CO2 की उपलब्धता कम हो जाती है, पत्तियां मुरझाती हैं, चयापचय धीमा हो जाता है। गर्मियों में पौधे पानी बचाने के लिए अपने रंध्र बंद कर लेते हैं, जिससे CO2 अंदर नहीं आ पाती और खाना बनना रुक जाता है, इसलिए पौधे मुरझा जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 चीजें। बाईं ओर एक थर्मामीटर है जिसका पारा ऊपर जा रहा है, दाईं ओर पानी की एक बूंद है और एक मुरझाया हुआ पौधा है जिसके रंध्र बंद होने के कारण CO2 अंदर नहीं जा पा रही है। अब हम आखिरी स्लाइड 21 पर हैं, महत्वपूर्ण शब्द और सारांश। परिभाषाएं: ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। बिल्कुल। RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। त्वरित सारांश: O2 जल के विघटन से आता है, PS2। ATP और NADPH प्रकाश अभिक्रिया यानी ग्रेना में बनते हैं। जी। शर्करा केल्विन चक्र यानी स्ट्रोमा में बनती है। रूबिस्को सबसे प्रचुर एंजाइम है। पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, सूरज की रोशनी ग्रेना में गिरती है, पानी टूटकर ऑक्सीजन और ऊर्जा देता है, फिर ये ऊर्जा स्ट्रोमा में जाती है जहां रूबिस्को CO2 को पकड़कर शर्करा बनाता है। रूबिस्को धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला एंजाइम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है छोटे छोटे डायग्राम्स। पहला है पानी के टूटने से ऑक्सीजन का बनना, दूसरा है ग्रेना जहां ऊर्जा बन रही है, तीसरा है कैल्विन चक्र जो स्ट्रोमा में चल रहा है, और अंत में रूबिस्को एंजाइम को सबसे प्रमुख रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ हमने इस PDF के हर एक पन्ने और लाइन को कवर कर लिया है। ये सच में अद्भुत है कि कैसे एक छोटी सी पत्ती पूरे ग्रह के लिए भोजन और ऑक्सीजन बनाती है। जी बिल्कुल, प्रकृति की ये व्यवस्था बहुत ही परिपूर्ण है। और यहीं से जन्म लेता है आज का अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार। जैसा कि दोस्तों, हमारे पास NCERT, NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।